सिस्टम ने जो अयोग्य लोगों को अपॉइंट कर रखा है, जिन्हें किसी जनता से कोई मतलब नहीं, ना डेमोक्रेसी से मतलब, ना फंडामेंटल राइट्स से मतलब, ना देश हित से मतलब उनको कोई, वो किसी और के मार्ग पे जाके रास्ता निकलने वाला नहीं है। करो या मरो जैसी सिचुएशन है, तो फिर हम भगत सिंह को भी अपनाएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया जो ना लोगों ने कभी सुना और ना कभी देखा। इस पूरे घटनाक्रम को पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आएगी कि उस दिन क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ और उसके बाद क्या हुआ। वो गुस्सा नहीं थी, वो एक जवाब था जुडिशरी को, एक जवाब था जुडिशियल सिस्टम को, एक जवाब था कॉलेजियम सिस्टम को। तो माफ कर दिया भटके हुए। वो है ना, वो लेटरल एंट्री से, जैसे पहले आईएएस पीसीएस की, वो आईएएस की भर्ती नहीं होती थी, उसी तरह हम लोग को लेटरल एंट्री की तरह पीछे से अंदर करवाया इन्होंने। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज इस वीडियो के माध्यम से जो दो नवयुवक मेरे साथ बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया जो ना लोगों ने कभी सुना और ना कभी देखा। मेरे साथ मौजूद हैं प्रबल प्रताप और चंद्रभान। 10 जुलाई को एक वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल होती है, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के हर कोने पहुंच जाती है, जब एक गुस्सा या वह शख्स, एक नवयुवक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेपर फेंक देता है और उनको अपना सर्वेंट बताता है। वो शख्स प्रबल प्रताप मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आएगी कि उस दिन क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ और उसके बाद क्या हुआ। प्रबल, इतना गुस्सा, इतना गुबार आखिर आपके अंदर क्यों आया कि उस दिन आपने इस घटना को अंजाम दिया? नहीं, वो गुस्सा नहीं थी, वो एक जवाब था जुडिशरी को, एक जवाब था जुडिशियल सिस्टम को, एक जवाब था कॉलेजियम सिस्टम को। क्या आप सोच कर गए थे कि इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा धमाका वहां करने जा रहे हो? नहीं, जवाब देना था ना, तो कुछ जवाब ऐसा देना था जवाब, ताकि उनको एहसास हो कि वो भी इंसान है, वो भी इंडिया एक डेमोक्रेसी है, कोई राजतंत्र या राजशाही की वो नहीं है कि हाँ उसमें काम करे। जनता के नौकर है, वो भी जनता इस देश की सर्वोपरि है, देश के नौकर है, देश के नौकर बन के काम करे। आप साथ थे उस दिन दोनों? हाँ, आप लोग दोनों साथ थे। तो प्रबल, उससे पहले घटनाक्रम शुरू से, बिल्कुल शुरू से बताइए घटनाक्रम, आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? मैं इटावा का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 23 साल है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर में, हम दोनों ही एलएलबी कर रहे हैं। तो शुरू से मैंने पढ़ाई के साथ काम करना उचित समझा, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, जैसे टीचिंग हुई और काफी सारे काम। फिर मैंने कंपनी में कंटेंट राइटर के तौर पे ज्वाइन किया। पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी 1 बजे खत्म हो जाती थी, उसके बाद मैं काम करने जाता था। तो फिर वहां मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो शुरू में कुछ लेबर लॉज को वायोलेशन को लेकर मेरा उनसे झगड़ा हुआ। मैंने कहा जब कानून में ये सारी चीजें लिख रखी हैं, जैसे 1 घंटे का लंच मिला करता था मुझे, उन्होंने पहले वो खत्म किया, फिर सैलरी काटने पे आ गए। इससे थोड़ा मुझे पता लगा कि यहाँ काम मेरा करना ठीक नहीं। मैंने रिजाइन के लिए बोल दिया अपने मैनेजर को कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी तुम्हारे साथ। तो उसकी जैसे मैंने रिजाइन डाला, उसके 2 दिन के अंदर मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज, जो कि मैंने सारी पिटीशन में लगभग 40 पेजों के एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करी। कंपनी का नाम क्या था? डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज। किस तरह का काम होता था? वो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है मोटे तौर पर, और बाकी सारी फिर गैम्बलिंग और बैटिंग की वेबसाइट्स भी बनाती है, मोबाइल एप्स भी बनाते हैं, और जो मेरी नॉलेज में नहीं है पता नहीं क्या क्या होता, क्योंकि मैं जूनियर मोस्ट रैंक पे था। गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट्स बनाना, इस पर काम करना, ये तो हिंदुस्तान में इलीगल है। इलीगल तो है, लेकिन अगर किसी बड़े आदमी का सपोर्ट हो तो सब कुछ लीगल है। जब उसमें हाई कोर्ट एफआईआर को ऑर्डर नहीं करना चाह रहा, कमिश्नर साहब कुछ नहीं बोलना चाह रहे, पर्सनली उनको सारी चीजें देते, थमा के उनको हाथ में देते हैं सारी चीजें। आपको पता लग गया कि इस तरह के इलीगल काम इस कंपनी में हो रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने स्टार्ट किया अपना काम। मैंने कभी केवल लेबर लॉ तक बात तो सीमित नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो लड़के काम करते हैं वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट था, तो मेरे अंदर थोड़ी वो भी थी कि हम तो लॉ स्टूडेंट, हम क्यों बर्दाश्त करेंगे सारी चीजें। अब तो एक तो शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लड़कों का, 20-22 साल के लड़कों का, और इलीगल काम करते उसके बदले में भारत का पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, उसका कोई सोर्स मालूम नहीं है कि किधर पैसा जाता है गैम्बलिंग और बैटिंग वेबसाइट्स का। तो आपने शिकायत कहाँ की?
सबसे पहले मैंने मामा चौरा चौकी, जो कि कुर्सी रोड पर है, वहां के जो चौकीदार थे उनको दी। उसके बाद फिर मैंने थाने को दी। उसके बाद मैं बढ़ता ही चला गया। ये लखनऊ में हाँ हाँ, लखनऊ में। अच्छा। उसके बाद डीजीपी सर को सारा ईमेल किया, आईजी सर को ईमेल किया, कमिश्नर सर को पर्सनल सारी चीजें दी जाके, और सारी चीजें रखने के बाद सब कुछ हर जगह आजमाने के बाद फिर मुझे लगा कि ये कोई पर्सनल मैटर नहीं रहा है। हम वकील हैं, हमको आगे आकर यही करना है, और हम अपने लिए न्याय नहीं ले सकते अगर केवल। हाँ, उन्होंने मेरी 5,000 रुपए की सैलरी भी नहीं दी। अच्छा। क्योंकि मैं झगड़ता तो उन्हें लगा कि ये आदमी यहाँ काम करना ठीक नहीं है, इसके पैसे भी मत दो। ये बात बहुत पहले की थी कि बोले कि नोटिस पीरियड सर्व करो, ये करो वो करो, और मुझसे कंटेंट में लिखने के लिए बोला कि अब लीगल वेबसाइट्स पे काम कर। मैंने क्यों करें? अच्छा, आपको फोर्स किया गया कि इलीगल वेबसाइट के लिए काम करो। कल रेड पड़ेगी ना तो फिर लड़के पकड़े जाएंगे, आप तो यहाँ से पैसे दबा के भाग जाएंगे दुबई के लिए। आप तो यहाँ रुकने वाले नहीं है, जो मालिक है उसके। पकड़ा कौन जाएगा? 20-22 साल के लड़के, जो कि मैं तिहाड़ में देख के आया हूँ, पकड़े हुए पड़े हुए हैं। अभी गोमती नगर की किस्त में कहाँ पे वो रेड पड़ेगी? समिट बिल्डिंग। हाँ, समिट बिल्डिंग में 120 लड़के पकड़े गए थे, एसपी मैडम ने पकड़ा है। तो वो इसी तरह से काम कर रहे थे। इसी तरह से मिले हैं उनको 18-20 हजार रुपए। हाँ, 18-20 हजार 22 हजार जो जैसे अपना करते हैं प्रोसेस। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने कंप्लेन की, वहां से कुछ नहीं हुआ, फिर कोर्ट में गए आप। हाँ, जब दबोचा हमें ही जाना है, लड़कों ही को जाना है, मालिक भाग ही जाएगा तो फिर लड़ना जायज था। कानूनी तौर पे नहीं, धार्मिक तौर पे भी जायज था। हमारा धर्म था वकील होने के नाते कि हम इनके खिलाफ लड़े। तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के स्टार्ट किया। फिर लड़ाई जिद्दोजहद स्टार्ट हुई। फिर कोर्ट जाएंगे, जहां तक जा सकते वहां तक जाएंगे, क्योंकि हमारा भी काम ही ये होने वाला है 1 साल बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद। फिर मैंने सीजीएम साहब के यहाँ कस्टम में लगाई। उन्हें लगा कि एविडेंस, उन्हें मतलब पता नहीं क्या लगा, मैं नहीं समझ सकता। मैंने उनको 2 एप्लीकेशन दी। एक को उन्होंने रिकॉर्ड पे ले लिया, लेकिन उसको अपने जजमेंट में मेंशन नहीं किया। एक तो उन्होंने बिल्कुल दरकिनार रख दिया, एक के बेसिस पे जजमेंट भी दिया, उसमें भी उन्होंने उसको प्राइवेट कंप्लेंट में दर्ज कर दिया। मैंने कहा ये सारे एविडेंस केवल एफआईआर रजिस्टर इंस्टिगेट करने के लिए पर्याप्त हैं, हम सारी इन्वेस्टिगेशन करके नहीं ला सकते। आपके सामने सीबीआई नहीं है। आपको मैंने क्लू दे दिया, आप उस पर जांच करें, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाएं। प्राइवेट कंप्लेंट क्या होता है भाई? साइबर क्राइम जैसे मैटर में प्राइवेट कंप्लेंट। फिर हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया, क्या जज ने कहा, कहाँ तक आप उससे संतुष्ट हुए, संतुष्ट नहीं हुए, क्या हुआ? जज साहब को मैंने पिटिशनर इन पर्सन के तौर पे जाके सबको समझाया हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में। सारी चीजें एक्सप्लेन करी अच्छे से, खूब अच्छे से समझे, जितने भी एक इंसान के लिए संभव हो सकता है। लेकिन उनका जवाब कुछ यही था कि मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर नहीं ले सकता। नहीं, ये क्या मतलब है कि किसी ऑफिसर के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने जो जांच के लिए एसीपी साहब को ऑर्डर हुआ था, उसमें उन्होंने खुद ही अपनी कमियां उजागर कर दी। यानी कि जो चीजें मेंशन हमें मालूम थी पर्सनली, जो मैंने फाइल में नहीं लिखी थी, जैसे उसमें सिंगापुर, कुराकाओ इनके नाम आया, टेरर फंडिंग का नाम आया, उनकी ओर से जो जांच रिपोर्ट लगाई गई है, जो आख्या पेश करी गई उसमें, तो ये कहाँ से आ गया? जो हमने मेंशन किया, मुझे मालूम था वहां पे, यहाँ पे वो कंपनियां बेस्ड हैं जिनके लिए ये काम करते हैं। लेकिन हमने तो कोर्ट में नहीं बोला था ना, ये हमने तो ये बोला था अब जांच करो, वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगी चीजें सामने। हम सारी चीज क्यों लिखते हैं? हम क्यों 500 पन्ने का फर्रा तैयार करके देते? हमने तो 10 पेज में सारी बात समराइज करके दे दी। लेकिन एसीपी साहब ने बचाने के चक्कर में नहीं मालूम कि एसीपी साहब इसमें पर्सनली दोषी है कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो नाम निकल के सामने आया वो उन्हीं का आया कि आपने ये फर्जी एफआईआर, इन शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे शब्द कहां से आ गए आपकी जांच रिपोर्ट में, जबकि जांच कोई नहीं करेगी बिना जांच के, क्योंकि साइबर क्राइम में बिना साइबर एक्सपर्ट की कोई जांच नहीं करी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उस दिन क्या घटित हुआ, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाने का कारण ये था कि हाई कोर्ट तक आदमी की दौड़ खत्म हो जाती, आम आदमी की, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। टूट जाता है इंसान, वहां टूट जाता, मर जाता, खेती घर सब कुछ बिक जाता है, जान निकल जाती है, 20 साल बीत चुके होते हैं। तो फिर मैंने कहा जो भी हाई कोर्ट तक हुआ है, जो भी कॉलेजियम सिस्टम ने जो अयोग्य लोगों को अपॉइंट कर रखा है, जिन्हें किसी जनता से कोई मतलब नहीं, ना डेमोक्रेसी से मतलब, ना फंडामेंटल राइट से मतलब, ना देश हित से मतलब, उनको कोई पता नहीं उन्हें किस चीज से मतलब है। तो मैंने कहा इसका जवाब फिर तो देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो भगत सिंह और राजगुरु बनने की जरूरत थोड़ी थी, आप वहां गए उस दिन तो आपने बम फोड़ दिया एक तरह से। नहीं, तुम बनने थोड़ी नहीं गए थे, हमारा काम अगर नीचे हो जाता ना, न्याय नीचे मिल जाता, हम जाती ना वहां। आपने वहां पहुंचाया है, आपने बुलाया है हमें वहां। क्या शब्द थे आपके शुरुआत में जब आप गए, आपसे पूछा? उनको भगवान की कद से थोड़ा नीचे उतारना था, डेमोक्रेसी में लाना था उनको भगवान से उतार कर। ये बता दो कि आप नौकर हैं, इस देश के आप नौकर हैं, इस देश के लिए सैलरी लेते हैं आप, जनता की या जनता के लिए काम करें बस। पहले से सोच रखा था कि ये शब्द बोलना है?
सोच रखा था ये सब बोलना है। अच्छा आप जनता के नौकर हैं, जनता के लिए काम करें बस। अच्छा। हाँ और फाइल आपने ही दी थी वीडियो में हाँ, आपने? मैंने ही फाइल दी थी सारा कुछ। उस पर मेहनत हुई है पहले से काफी। हमारी 25 डिमांडें लिखी हुई उस फाइलों में, HSRA का वो डिक्लेरेशन था। क्या क्या डिमांड्स हैं आप? तो हमारी 25 डिमांडें हैं, तो आप चाहें तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना पर्चे जो वहाँ फेंके गए थे। बाकी हम लोग की जो फाइलें थी वो तो हम लोग की डिजिटली थी, हम लोग उसको लेके नहीं गए थे। अच्छा, वो जो पेपर्स उछाले गए उन पेपर्स में क्या लिखा था? वो डिमांड? हाँ हाँ, वो डिमांड थे हम लोग की 25 डिमांड। हाँ, कोर्ट में जो पेपर उछाले गए वो केस से जुड़े हुए के फाइल नहीं थी। केस से जुड़ी हुई सारी चीज हमारे टैबलेट में थी और हमें पर्सनली याद हुई करी हुई थी, क्योंकि सारा केस मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुद ही हैंडल कर रखा था। अगर जज साहब कोई भी क्वेश्चन पूछते तो हम उनको डायरेक्ट जवाब दे सकते थे विदाउट एनी फाइल। तो जो हम लिख के ले गए थे वो हमारी 25 डिमांड थी जनता की ओर से, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर थी और तमाम सारी चीजों को लेकर थी, जिसको अगर आप चाहें तो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। उसमें एक चीज और शामिल थी कि हमने HSRA को पुनर्गठित किया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भगत सिंह की। हाँ, भगत सिंह के साथ साथ और सारे लोगों की संस्था थी, सबने मिलकर काम किया था। उसको पुनर्जीवित करने का वक्त आ गया है। अगर हमें देश में सुधार लाना है तो उन्हीं सिद्धांतों पर चल के हम सुधार ला सकते हैं। प्लस हम लोग वकालत कर रहे हैं तो हमें महात्मा गांधी को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारे आइडियल वो भी है, हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए। यानी कि जहां गांधी काम करेंगे वहां हम उनके रास्ते पे चलेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी कि भगत सिंह के अलावा किसी और के मार्ग पे जाके रास्ता निकलने वाला नहीं है, करो या मरो जैसी सिचुएशन है, तो फिर हम भगत सिंह को भी अपनाएंगे। ये जो शब्द की एक शब्द इस्तेमाल हुआ, पूरा रेवोल्यूशन हो गया हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति आई, कॉकरोच, तो वो पहले कॉकरोच आप हो? कॉकरोच से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम कॉकरोच से हमारा कोई मतलब ही नहीं था ना। हम लोग तो वहां जाने वाले ही नहीं थे। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक लॉ स्टूडेंट या इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद एक वो आया था ना कि ये कुछ कॉकरोच है, कुछ इस तरह का बयान आता, उसी के बाद तो ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी और फिर हाँ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम लोगों ने अपनी ड्यूटी की बस। एक आपके प्रकरण के बाद ही तो ये शब्द आया था कि कॉकरोच है। उससे हमें लोगों का कोई मतलब नहीं है कॉकरोच से। अच्छा, नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो घटना हुई, इस घटना के घटित होने के बाद ये बयान आया था कि हिंदुस्तान के युवा कॉकरोच की तरफ से। हाँ, उन्होंने कहा है, पर उनका हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है कि उन्होंने हम पे कॉकरोच बोल के हमें बेइज्जत किया। अच्छा, जब ये घटना घटित हो गई, वहां से आपने प्रबल ने वहां से पेपर उछाल दिए। पेपर उछालने के बाद आपने सरकारी काम में बाधा डाली, सरकारी जो कर्मचारी थे उनके साथ बदतमीजी की, पुलिस वालों के साथ मारपीट की। बदतमीजी मारपीट ये कुछ नहीं हुआ, वो तो फालतू है। और उन्होंने तो ऐसे ही पकड़ने की कोशिश की और मुंह दबाया, तो वही उन्होंने भर्ती लिखवा दिया अपना। उसके बाद में वो ले गए हाँ, आपको? ले गए अपनी वो। कहाँ ले गए थे? भाई अपना कंट्रोल रूम था सुप्रीम कोर्ट का, वहां बिठाया उन्होंने। तो ACP SHO उन्होंने इंट्रोगेशन की। उसके बाद वहां से लोकल थाना हम लोग को ले जाया गया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ और स्पेशल क्राइम ब्रांच और स्पेशल साइंस दिल्ली पुलिस, ये 4 ब्रांचें आई। इन सब ने 3-4 घंटे इंट्रोगेशन की। उसके बाद सारा कुछ हो गया, तो हम लोग का 2 दिन मेंटल हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया गया कि हम लोग पागल वागल तो नहीं है कहीं। तो ये मेंटल हॉस्पिटल में टेस्ट होने के बाद दूसरे दिन हम लोग को रात को 12-1 बजे किसी लेडी के हाउस पे ले जाके हम लोग को पेश किया गया। अब मुझे नहीं पता कौन थी वो लेडी औरत, और पेश किया गया। उसके बाद वहां से हम लोग को 2 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सुबह 5-6 बजे हम लोग तिहाड़ पहुंच गए। जज साहब ने तो माफ कर दिया था, आपको कहा था कि जज साहब ने तो माफ कर दिया, भटके हुए। वो है ना, वो लेटरल एंट्री से, जैसे पहले IAS PCS की वो IAS की भर्ती नहीं होती थी, उसी तरह हम लोग को लेटरल एंट्री की तरह पीछे से अंदर करवाया इन्होंने। अच्छा, लेटर एंट्री नहीं बोलते, भटके हुए जवान है, भटके हुए हम। हाँ, भटके तो वो हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि संविधान क्या है, कौन सा रास्ता है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। मुंह पे कुछ और बोल रहे, पीछे कुछ और बोल रहे, कर कुछ और रहे, कह कुछ और रहे। क्या है मतलब, क्या तो जो मुकदमे लगे हैं वो जज साहब की थ्रू लगे हैं आप पर, बाईपास। और कौन लगवाएगा? जब जज साहब ने माफ कर दिया, किसकी हिम्मत है मुकदमा लगा? तो भाई पीछे से भेजा गया है, हेड कांस्टेबल की क्या गलती है? भाई वो उसकी गर्दन पकड़ ली तुमने कि भाई, उसकी तो सर उसकी तो ड्यूटी है ना कि कोई आए इस तरह की हरकत करे तो रोकेगा, उसकी तो ड्यूटी है। आप जब तक कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सोचने के बाद ये FIR जज साहब के द्वारा 24 घंटे सोचने के बाद लिखवाई गई, और हमें सूचना दी गई थी कि वो सोच रहे हैं अभी, तब निर्णय लिया जाएगा कुछ। तो जो हमने डिक्लेरेशन HSRA का फेंका था उनके ऊपर, वो उन्होंने पढ़ा, एनालाइज किया और ऊपर लगाने का प्लान किया। जब उन्हें लगा कि HSRA के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, तो फिर हम लोगों को इंडिविजुअली टारगेट किया
कि इन पे फर्जी एफआईआर दर्ज करवाओ और 6 महीने वाली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें माफी देने की पब्लिक में घोषणा कर दो, और जो जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल हो सकती है उसको फर्जी केस में लिखवा दो। तो ये है जज साहब की बुद्धिमत्ता। तो वहां से आप तिहाड़ चले गए, तिहाड़ का अनुभव कैसा? तिहाड़ के जो दुरुस्त देखिए हम उसको अपनी यात्रा के दौरान उठाएंगे। जो मार्च निकालने जा रहे हैं, नेशनल जुडिशियल रिफॉर्म्स मार्च, जो वहां के कैदियों ने हमारे सामने समस्याएं रखी, बोला कि आप तो वकील हैं, आप हमारी जाके बात रखना पब्लिक में, हमारे साथ क्या होता है यहाँ। अच्छा, कोई यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग? हाँ, यात्रा नहीं, हम तो मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, नेशनल जुडिशियल रिफॉर्म मूवमेंट। अच्छा, ताकि पूरी जुडिशरी से करप्शन हटाया जा सके और जुडिशरी को पार्लियामेंट के बराबर ताकतवर बनाया जा सके। यानी कि जुडिशरी अपने आप कमतर महसूस ना करे कि वो पार्लियामेंट से कम है। जुडिशरी का काम केवल पार्लियामेंट पे चेक एंड बैलेंस रखना है। हम उसको उसी काम पे लेके जाएंगे और तमाम शक्तियां उनको प्रदान करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। प्लस रिफॉर्मेशन भी करेंगे कि जुडिशरी में डेमोक्रेसी आए, सारे जितने भी कॉलेजियम के डिसीजन है वो डेमोक्रेटिक वे में लिए जाए। कोई भी चीज ओपेक तरीके से नहीं हो सकती, ना अपॉइंटमेंट, ना ट्रांसफर, ना एलिवेशन, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इन सारी चीजों के लिए हम लोग प्लान तैयार कर चुके हैं सब कुछ, और जल्दी सारी चीजें पब्लिक कर दी जाएंगी। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा रहा? ये पुलिस तो सपोर्ट में थी हमारे। हंस रहे, मुस्कुरा रहे आप, क्या कैसे सपोर्ट में थी? क्या क्या कहा पुलिस वालों ने आपसे पकड़ करके ले? अमूमन क्या होता है, आमतौर पे ये होता है जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो पुलिस वाले उसका बदतमीजी करते हैं, पुलिस वाले उसको पनिशमेंट देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, पर हम लोग के साथ ऐसा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने नहीं किया। जब देखा उन्होंने कि बच्चे हैं 22-23 साल के, बच्चे देखकर नहीं, और बच्चे देख के थोड़ी नहीं वो पीछे हटे, उन्हें देखा पता है कि अच्छा काम है ये, ड्यूटी है अपनी कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार है तो लड़ रहे हैं, बच्चे हैं, यंग हैं, करेंगे सब। तो उनको किसी ने कहा कि भाई जेनजी तो बिल्कुल खतरनाक मोड़ में आ गई है। जी, हर युग में लोग खड़े होते हैं अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इस बार हमारी बारी आ गई। हर युग में कृष्ण जी यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, वही है। रामचरितमानस की जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़ अधम असम असम अभिमानी, ऐसे करके चौपा ये कोई। अच्छा, तो वैसे जब जब इस देश पे भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ता जाएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आते रहेंगे इसमें। हाँ, वो तो बनते पैदा होते रहेंगे सर। जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? जेल में ले गए, कैदी मिले, जेलर साहब मिले, वहां से लोग मिले, उन लोगों का आपके साथ रवैया कैसा था? क्या बातें हुई? कुछ बातें क्या सर, जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग का वीडियो पहले ही उन सबके पास पहुंच चुका था, जो कांस्टेबल या डीसीपी थे वहां पे, जेलर वगैरह, और अखबार भी पहुंच चुका था, फोटो उसमें छपी, तो सब लोग जानते ही थे पहले से कि आ रहा है कोई भी, बाकी शक्ल चेहरे से बात आ रहा है कोई, मतलब आ रहा है कह सकते हैं आप, जानते थे। आ नहीं रहा तो सर ये जानते थे यार ये तो सामने खड़ा ये वही होगा, पूछ लेते थे किस केस में आया तो पता चल जाता था किस केस में आया। तो जो बैरक थी, जो बड़े मुजरिम होते हैं उसमें, या फिर अलग? नहीं, हम लोग को सर एक फ्रेशर, जो मतलब तिहाड़ में पहली बार एंटर होता है, उन सबको फ्रेशर उसमें रखा जाता है, जिनमें माइनर चार्जेस। हाँ, माइनर नहीं कह सकते हैं, आपने मर्डर कर रखा है तो उसमें भी आप वही जाएंगे, मतलब तिहाड़ में जो पहली बार एंटर कर रहा है। अच्छा, अब ये नहीं बहुत हीनियस क्राइम किया हो, संगीन क्राइम किया हो, 4-5 मर्डर किया हो, तो उसमें वो अलग जाएगा। जैसे किसी ने एक मर्डर कर दिया है, एक रेप कर दिया है, तो हम लोग के साथ मतलब एक फ्रेशर में तिहाड़ के अंदर जाएगा। अच्छा प्रबल, वहां सबका रवैया आपके साथ अच्छा रहा होगा, ऐसा ना हो वहां से बाहर निकल के आप उन्हीं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दें? जो तिहाड़ जेल नहीं, जेल के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, हम तो सिस्टम के खिलाफ करेंगे, क्योंकि जेल में जो ऑफिसर अपॉइंटेड है उनकी कोई वो थोड़ी नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सारी चीज सुधारना, वो तो ऊपर से सुधरेगा ना, टॉप टू बॉटम की ओर। पहले ऊपर से करप्शन खत्म होगा, फिर नीचे खत्म होगा। जो ऊपर ही खत्म नहीं होने वाला तो फिर नीचे कहाँ से होगा? बहुत सारे लोग जुडिशियल सिस्टम की वजह से जेल में बंद रहते हैं। तिहाड़ में आपको कुछ लोग ऐसे मिले भी होंगे जो वहां लोग बंद हैं, तो उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए होंगे और बहुत बहुत दुआएं दे रहे होंगे, गालियां भी दे रहे होंगे सिस्टम को। आप क्या बताया? हम लोग उन सारी डिमांड्स को मार्च के दौरान रखेंगे। जो मार्च कब से है आपका? सितंबर के फर्स्ट वीक से। हाँ, अराउंड सितंबर के फर्स्ट वीक से। सितंबर के फर्स्ट वीक से ये हम लोग कौन कौन लोग उसमें शामिल रहेंगे, किस तरह से? हम दोनों तो है ही है सर, उसके बाद अब इस देश की जनता तय करेगी कौन किसको आना है, क्योंकि अब एक हमारा और इसका पर्सनल काम तो है नहीं, इस देश की जनता का काम है। पॉलिटिकल पार्टी बना और मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी जाति धर्म से कोई लेना देना तो है नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का आपने मेंशन क्यों किया कि उसका भी बोलो कि हमारे? हाँ, मतलब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब हमारा क्या लेना देना भाई, हम वकील है खुद में, हमारी ड्यूटी अपनी ड्यूटी, हम जुडिशियल रिफॉर्म के लिए काम करेंगे।
डिग्री कंप्लीट हो गई आपकी? ये डिग्री तो कंप्लीट हो ही जाएगी। हो जाएगी। 5 सेमेस्टर है। अच्छा, फिफ्थ सेमेस्टर। 5 सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी में क्या किया? उन्होंने निलंबित कर दिया था कुछ समय के लिए अपने। अच्छा। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुस्कुराते होंगे मंद मंद देख करके आप लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में जलवा कायम हुआ, कुछ लोग वहां हम लोगों को देख करके- जलवा नहीं बनाना, हम लोग असली में काम कर रहे थे, जो किया आगे भी करेंगे ना, वो मजबूरी में उठा के हम लोग यहाँ- छात्र संघ ने मिल करके कहा होगा कि भाई अच्छा काम किया आपने, बुरा किया क्या? जनता अच्छा करे ना, कोई छात्र संघ में वो तो वही लोग बैठे हैं ना जो सिस्टम के लोग हैं, तो किसको अच्छा लगेगा कि सुधार हो? कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता तो एक ही तरह का होता है ना मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तब फिर तो छात्र संघ का कोई मतलब थोड़ी है सर कि वो घर वालों ने क्या कहा आपके? घर वालों ने क्या, जैसे कि मैं घर पहुंचा तो माँ से मैंने पूछा कि मैं जेल गया तो आपको कैसा लग रहा था, तो उनका जवाब था कि इस देश के बड़े बड़े नेता और क्रांतिकारी जेल गए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, बटके सरदार, तुम क्या छोटे से हो तुम तो। ये किसका जवाब था? मेरी माँ का जवाब था ये। अब सलाम है उस माँ को, इस मतलब एक क्रांतिकारी की माँ है, कितनी बड़ी बात कह उन्होंने कही। सकते हैं आप। तो मैंने कहा मुझे गर्व हुआ कि हाँ मेरी माँ ऐसा सोचती है। तो घर वालों के से सपोर्ट मिला आपको? हाँ, घर वालों का मतलब सर ऐसा काम था कि मैंने कोई चोरी तो की नहीं थी, मैंने किसी का मर्डर रेप तो किया नहीं था। सर नीचा नहीं किया था उनका? ना ना, कतई नहीं, ना समाज में ना देश में। तो कोई कह दे या गांव में समाज में कि तुम्हारे बेटे ने वहां चोरी की, वहां लड़ाई कर डाला, दंगा कर डाला फालतू में, लोग तो उसकी भी जमानतें कराते हैं तब फिर सर अपनी औलाद की, हाँ, जो बड़े से बड़ा क्राइम करा देते हैं। कराते। तो इस वजह से सर नीचा नहीं था उनका। अब रूट मैप क्या रहेगा आपका? कहाँ कहाँ से यात्रा निकलेगी? आप दोनों लोग तो साथ हैं ही, बाकी देखते हैं जो सपोर्ट मिलेगा। और 11 हम लोग साथ हैं, और 11 से 11 करोड़ कब हो जाए कोई नहीं जानता। जनजी है, कितना बड़ा मूवमेंट हो जाए ये कुछ पता नहीं है इसका। रातों रात यहाँ से क्रांतिकारी निकलते हैं, सिस्टम को झुकाने वाले निकलते हैं। जो लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे भी हुए हैं, दुनिया ने देखा भी, झुके भी हैं। ये भाजपा या फिर पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हम सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका मेन फोकस जो है वो कॉलेजियम और इसके जो जस्टिस डिपार्टमेंट है इसके खिलाफ है। हम रीढ़ को बदलना चाह रहे हैं देश की। कानूनी सिस्टम में अगर सुधार होगा ना तो सारा करप्शन खुद खत्म हो जाएगा हर जगह से, चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन हो, या फिर कहीं और भी कॉर्पोरेट करप्शन हो, किसी भी तरीके का करप्शन हो। अगर निष्पक्ष न्याय मिलना शुरू हो जाएगा तो पुलिस सिस्टम पॉलिटिक्स सब चेंज हो जाएंगे। आप निष्पक्ष और तुरंत तत्काल, 20 साल बाद नहीं। आदमी की उम्र 20 साल होती है, 20 साल केस नहीं होता है। तो ये थे हमारे साथ दो युवा क्रांतिकारी, चंद्रभान और प्रबल प्रताप, पहली बार आपके सामने आए। अगर आप इनकी कार्यवाही से, इनकी कार्यप्रणाली से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप इनसे असहमत हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इनका गाइडेंस हो सके। युवा पीढ़ी है, गलतियां हो जाती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें देखना है कि उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है, उस पर नजर रखनी है। अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि इनका मूवमेंट कहां तक जाता है, कितना बड़ा बनता है और क्या उससे परिवर्तन आता है। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।